नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाई वाज देयर अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री को लैंग्वेज बेस पे डिवाइड करने में रिलक्टेंस क्यों थे, कंट्री को भाषाई आधार पर डिवाइड करने में हिचकिचाहट क्यों थी। ठीक, बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस के साथ ही क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, नेशन का पार्टीशन हो गया। ये पार्टीशन था रिलीजन के बेस पे, पार्टीशन था किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ टू नेशंस विथ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के साथ ही क्या हुआ, टू नेशंस में पार्टीशन हो गया, जिसमें करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र का सपना देखा था, एक नेशन का सपना देखा था, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस के साथ ही क्या हुआ, राष्ट्र जो था उसका पार्टीशन हो गया, नेशन का पार्टीशन हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। उसी समय लोगों की डिमांड आने लगी कि लैंग्वेज के बेस पर भी डिवीज़न किया जाए अलग अलग प्रोविंसेस में, स्टेट्स में। 1920 पे आते हैं। 1920 में ये डिमांड थी, जो डिमांड इस टाइम में हो रही थी लैंग्वेज बेस पे कंट्री के डिवीज़न की, तो उस 1920 में भी ये डिमांड की गई थी। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि जब देश आज़ाद होगा उसके बाद हम लोग लैंग्वेज बेस पे जो बड़े भाषाई समूह हैं, बड़े लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, उनके आधार पर अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता मिली काफ़ी टाइम के बाद और उसके साथ ही साथ क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, जो एक बड़ा नुकसान था। तो इस समय लोगों का मानना था कि ये पार्टीशन जो हुआ है अभी, एक पार्टीशन के बाद दूसरा पार्टीशन, उसको झेलने में राष्ट्र क्या अभी नेशन जो है वो अभी रेडी नहीं है। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने लैंग्वेज बेस पे प्रांतों के गठन, जो स्टेट्स हैं उन्हें बनाने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने इसकी आलोचना की। और इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बोला कि कुछ कुरीतियाँ जो हैं, कुछ बुराइयाँ जो हैं वो नेशन राष्ट्र में सर उठा रही हैं और इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और उनका इशारा इसी की तरफ था कि जो भी बुराइयां हैं तो उससे उनका मतलब था, और इसी में लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करने की भी बात हो रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी मानना था कि हमारी जो सबसे पहली ज़रूरत होनी चाहिए वो होनी चाहिए राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, और इसमें जो भी शक्तियाँ जो हैं, जो भी पावर्स हैं, वो इसे आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जो इसके विरोध में है तो हम क्या करेंगे, उनका हम समर्थन नहीं करते हैं। और इसीलिए उन्होंने बोला कि इस जो प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस की डिमांड हो रही है लैंग्वेज बेस पे, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ठीक, वरी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द कंट्री मे फेस सच डिवीजन। Prime Minister Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Sardar Patel are opposed to state formation on the basis of language। तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों क्या थे, अपोज में थे स्टेट फॉर्मेशन के। ठीक, हिचकिचाहट क्यों थी, क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में भाषाई आधार पर कंट्री को लैंग्वेज बेस पर उसके डिवीज़न में हिचकिचाहट क्यों थी। क्योंकि मानना ये था कि अभी एक पार्टीशन हुआ है, कंट्री जो है एक दूसरा पार्टीशन जो है उसे झेलने के लिए अभी तैयार नहीं है, और इससे नेशन जो है वो शक्तिशाली नहीं बनेगा। जो भी काम करने हैं वो नेशन को शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए करने हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग स्टेट्स में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके पावरफुल होने की जो राह है, पावरफुल होने का जो वे है, वो क्या फ्लो जो है वो धीमा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हिचकिचाहट थी, क्योंकि उनका मानना था, लोगों का मानना था कि अगर ये डिवीज़न हो जाता है तो राष्ट्र जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और तुरंत ही इस डिवीज़न को झेलने के लिए वो अभी तैयार
नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, गिव वन रीजन व्हाई इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कारण बताना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया में इंग्लिश का यूज़ क्यों जारी रहा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया में इंग्लिश का यूज़ इसलिए जारी रहा कि अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो जाने लगे। लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, उनके साथ ही साथ उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी भी विदाई हो जानी चाहिए और उसकी जगह हिंदी भाषा को अपनाया जाना चाहिए। हिंदी भाषा को अपनाया जाना चाहिए, ये जो बात थी, इसी पे लोगों ने हिंदी का विरोध किया, जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोलते हुए टीटी कृष्णामाचारी ने बोला, साउथ के लोगों की तरफ से उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वो अलग नेशन की डिमांड करेंगे। Many people believed that along with the British, the English language should also be abandoned and Hindi should be adopted instead of English. Opposition to adoption of Hindi language, तो लोगों ने इसका विरोध किया जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे। वार्निंग फ्रॉम द पीपल ऑफ साउथ के लोगों की तरफ से चेतावनी देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टीटी कृष्णामाचारी ने बोला कि अगर उन पर ज़बरदस्ती ये लैंग्वेज थोपी जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, अलग नेशन की डिमांड करेंगे। अब क्या था कि अभी तो साउथ की तरफ से चेतावनी आई, अलग अलग लैंग्वेज वाले सभी चेतावनी देने लगेंगे, सभी बोलने लगेंगे, अलग नेशन की डिमांड करने लगेंगे। वैसे भी अलग लैंग्वेज के आधार पर अलग नेशन की डिमांड हो ही रही थी। तो क्या था कि अलग नेशन की डिमांड करेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई साउथ की तरफ से, जिसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया। द मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकाला गया। वो बीच का रास्ता क्या था, बीच का रास्ता ये था कि जो लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज जो है उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑफिसेज में, सर्विसेज में, कोर्ट में, स्टेट्स के बीच कन्वर्सेशन में, इन जगहों पे उसे यूज़ किया जाना चाहिए। उससे क्या हुआ, इंग्लिश को कंटिन्यू करने का इंडिपेंडेंस के बाद भी, आज़ादी के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो था वो जारी रहा, इसी वजह से कि जब हिंदी को दर्जा दिया जाने लगा मुख्य भाषा का, तो वहाँ पर क्या हुआ, लोगों का विरोध हुआ। जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे और उनका मानना था ये भाषा उन पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही, तो वो अलग नेशन की डिमांड करेंगे। इस तरह क्या हुआ, विरोध जो था वो बढ़ने लगता। उससे बचने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता जो निकाला गया उसके तहत क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गेव हिंदी द स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंडिया व्हाइल इट वाज डिसाइडेड टू यूज इंग्लिश फॉर कोर्ट सर्विसेज कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये सोल्यूशन निकाला गया उस विरोध से बचने के लिए। तो इसीलिए इंडिया में इंग्लिश का यूज़ जो है वो जारी रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, क्योंकि मुख्य भाषा का दर्जा जो था वो हिंदी को दिया जाने लगा। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया। उस विरोध से बचने के लिए कहा गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा है और बाकी जो काम होंगे, कोर्ट्स के काम, स्टेट कन्वर्सेशन के काम, ऑफिसेज के काम, सर्विसेज के काम जो रहेंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे। हिंदी तो रहेगी और साथ में वो इंग्लिश में होंगे। तो उस विरोध से बचने के लिए, जो अदर लैंग्वेजेस वाले लोग थे उनके विरोध से बचने के लिए ये रास्ता निकाला गया और इसीलिए आज़ादी के बाद भी इंग्लिश का यूज़ जारी रहा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाउ वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज्ड इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्ली डिकेड्स में इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से विजुलाइज्ड किया गया। तो विजुलाइज करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जाहिर सी बात है जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वही होंगी, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इसमें आएंगी कि किस तरह से विजुलाइज्ड किया गया। सबसे पहली चीज़ गरीबी को हटाना, ठीक, गरीबी को मिटाना, गरीबी को हटाना, दूर करना। तो वो चीज़, बहुत सारे जो लोग थे, कहीं पे कास्ट की वजह से, कहीं पे लोगों के काम की वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा अंतर था। कुछ लोगों के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते थे, लोग अच्छे घरों में रहते थे, वहीं कुछ लोग जो थे उनके बच्चे जो थे वो अच्छे स्कूल तो छोड़िए स्कूल्स में भी नहीं जा पाते थे। तो विजुलाइज क्या करना था कि लोग जो हैं वो एक बराबर रहें और सही लाइफ, अच्छी लाइफ जिए। मतलब ये कि बहुत जो अंतर इतना ज़्यादा ही ये ना रहे, सभी अच्छी लाइफ जिए। और उसके अलावा नए नए जो मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल
तरीके हैं उन्हें क्रिएट करना। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सपना था, जो विजुअलाइजेशन था, उसी को साकार करने के लिए, इस विजुअलाइजेशन को ही पूरा करने के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसने कि डिसाइड किया कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर को साथ आना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिससे काम मिल सके। और ये दोनों साथ में सहयोग, इन दोनों का, प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट सेक्टर, ये दोनों का जो सहयोग है वो होना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो सके। और इसी के तहत डिसाइड किया गया कि कौन किन इंडस्ट्रीज़ को देखेगा, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है वो उनमें से कौन किन इंडस्ट्रीज़ को देखेगा। तो विजुअलाइजेशन क्या था? गरीबी को दूर करना, मॉडर्न जो टेक्निकल और इंडस्ट्रियल तरीके हैं उन्हें अपनाना, और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स और पब्लिक सेक्टर का साथ में आना। ये इस तरीके का विजुअलाइजेशन जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हु वाज मीराबेन? फाइंड आउट मोर अबाउट हर लाइफ एंड हर आइडियाज़। मीराबेन कौन थी और इनके आइडियाज़ और इनकी लाइफ के बारे में पता करिए। मीराबेन कौन थी? सबसे पहले बात करेंगे, मीराबेन जो थी वो महात्मा गांधी की फॉलोवर थी और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थी। महात्मा गांधी भी इन्हें एज अ डॉटर मानते थे। और जो मीराबेन थी ये ब्रिटिश एडमिरल की डॉटर थी और इनका नाम था, मीराबेन जो थी ब्रिटिश एडमिरल की डॉटर थी और इनका नाम था मैडलिन स्लेड। इनका नाम था मैडलिन स्लेड। और अगर हम बात करें इनके कामों की कि इनकी जो लाइफ थी वो किस तरह से थी, तो इनकी जो लाइफ थी पूरी तरह से इन्होंने डेडिकेटेड की थी अपनी लाइफ को, किया था अपनी लाइफ को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मनुष्य के विकास के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया था। और अनटचेबिलिटी या फिर एथनिक कस्टम्स हुए या फिर बात करें वुमेन कंडीशन जो थी, एजुकेशन थी, इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने काम किया। शी dedicated her life for human development, ethnic customs, untouchability condition, untouchability condition of women, their education, worked for all these areas। उन सभी एरियाज़ में उन्होंने काम किया लोगों की, जिससे कि लोगों की दशा जो है वो सुधारी जा सके, कंडीशन सुधारी जा सके। शी मेड पीपल अवेयर इन एवरी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटन, एजुकेशन। उन्होंने लोगों को क्या किया, हर फील्ड में अवेयर किया, जैसे कि कॉटन का यूज़ करना, उसके कपड़े, जैसा कि महात्मा गांधी का कहना था कि खादी के ही कपड़े पहने। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने लोगों को अवेयर किया, एग्रीकल्चर के लिए अवेयर किया। She believed that science and machinery can be of great benefit for some time, but in the end there will be destruction। उनका मानना था कि जो साइंस है, मशीनरी है, वो कुछ टाइम के लिए लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन आगे ये सभी तबाही का कारण बनेंगे। तो इसलिए उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर है उस पर ध्यान दिया जाए, ऐसे काम किए जाएं जिससे कि जैसे जो साइंस वगैरह है, मशीनरी, इससे काम तो आसान हो रहा है लेकिन आगे ये तबाही का कारण बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है, देशी चीज़ों की तरफ चलना चाहिए। मतलब कि जो हमारे कॉटन क्लोथ हैं उनका यूज़ करना चाहिए, कपड़े बनाकर पहनना चाहिए, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए। तो उनकी जो लाइफ थी, अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ किस लिए थी? लोगों के विकास के लिए थी, लोगों की कंडीशन सुधारने के लिए थी। और इसी वजह से उन्हें 1982 में पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो भी दिया गया। 1982 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड जो था वो भी दिया गया उनके कामों की वजह से। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, फाइंड आउट मोर अबाउट द लैंग्वेज डिविजन्स इन पाकिस्तान दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश। हाउ डिड बांग्लादेश अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेस पे उन विवादों का पता लगाना है जिनकी वजह से नए नेशन बांग्लादेश का जन्म हुआ। क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश, जिससे की वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। हाउ डिड बांग्लादेश अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी किस तरह से प्राप्त की, किस तरह से पाई। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उन
लैंग्वेज बेस पे कौन से विवाद थे जिनकी वजह से नए नेशन बांग्लादेश का जन्म हुआ? तो बात करेंगे हम 1947 से। सबसे पहले 1947 से जब पार्टीशन ऑफ इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के जन्म से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ से पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पार्टीशन हुआ। पार्टीशन में क्या हुआ, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट और पाकिस्तान जो है, दो नेशन वहाँ पर बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान था तो पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट साइड में रहा और उसका कुछ पोर्शन यहाँ बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं वो हुआ, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इस तरह से बना। अब क्या हुआ कि इस तरह से बन तो गया कि इधर पाकिस्तान वेस्ट में एंड ईस्ट में पाकिस्तान है। फिर उसके बाद 1952 में वहाँ पर राजभाषा का दर्जा दिया गया, किसे, उर्दू को दिया गया, जो कि पाकिस्तान के वेस्ट साइड के लोग जो थे वो बोला करते थे। पाकिस्तान के वेस्ट साइड वाले लोग जो थे वहाँ पर लोग उर्दू बोला करते थे, ठीक है, वहाँ उर्दू लैंग्वेज वाले थे, तो उन्होंने राष्ट्रभाषा का अपने यहाँ दर्जा दे दिया उर्दू को। अब यहाँ जो पाकिस्तान का ईस्ट पोर्शन था वहाँ पर इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जो पाकिस्तान का वेस्ट पार्ट था वहाँ पर इकोनॉमिकली देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए, उन्हें तो प्रेफरेंस दी जाती थी। अब लैंग्वेज में भी देखा गया कि प्रेफरेंस उन्हें ही दी गई कि उर्दू को वहाँ की राजभाषा जो है वो घोषित कर दिया गया। और इसी वजह से वो विवाद हुआ कि हम लोग बांग्ला भाषी, इसीलिए इस जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया उसे बांग्ला मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसे कहते हैं बांग्ला मूवमेंट, क्योंकि वो बांग्ला भाषी थे, बंगाली बोलने वाले थे, तो इसलिए उसका नाम हुआ बांग्ला मूवमेंट। अब क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ उर्दू एज द सोल नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज किसे घोषित कर दिया गया, उर्दू को, जो कि पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग थे उनकी लैंग्वेज थी। बंगाल मूवमेंट ऑफ 1952 में बंगाल मूवमेंट, जिसकी अभी मैंने बात की कि जो उन्होंने आंदोलन किया भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, उसे बंगाल मूवमेंट कहा गया। लैंग्वेज विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसएग्रीड, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर लैंग्वेज के साथ ही उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल देखा गया कि उस तरीके से भी भेदभाव किया कि प्रेफरेंस जो थी पॉलिटिक्स में देखा जाए तो भी वेस्ट को मिलती थी, वेस्ट पाकिस्तान को, इकोनॉमिकली देखा जाए तो भी वेस्ट पाकिस्तान को, एंड लैंग्वेज भी देखा जाए तो वो भी वेस्ट पाकिस्तान को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1971 उन्होंने अलग देश की मांग की, अलग नेशन की मांग की 1971 में। इसी वजह से युद्ध छिड़ गया, जिसमें कि बांग्लादेश जो बाद में बांग्लादेश बन गया, बट उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, इसका साथ उस युद्ध में दिया भारत ने, इंडिया ने वहाँ पर युद्ध में इसका साथ दिया, और इसी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो जीता और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो हार गया। 1971 का जो युद्ध हुआ उसमें वेस्ट पाकिस्तान जो था वो जीत गया इंडिया की सपोर्ट से, और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो हार गया। और इसी वजह से नए नेशन जो वो जीत गए थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, तो उन्होंने नए नेशन बांग्लादेश की डिमांड की और वहीं से नया नेशन बांग्लादेश जो है वो बना। तो भाषा आधार पर क्या विवाद था, ये कि उन्होंने राजभाषा जो घोषित कर दिया, किसे, उर्दू को कर दिया, इस वजह से विवाद हो गया। और इसी वजह से उन्होंने देखा प्रेफरेंस किसे, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिकली एंड लैंग्वेज सब चीज़ में किसे मिल रही है, वेस्ट पाकिस्तान को, इसलिए उन्होंने अलग नेशन की डिमांड की और उसी वजह से युद्ध हुआ। उसमें उन्होंने स्वतंत्रता कैसे पाई, किस तरह से उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो था, स्वतंत्रता किस तरह से अचीव किया, वहाँ पर उनका साथ दिया इंडिया ने। इंडिया के सपोर्ट की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या हुआ, जीत गया, और जीत के नए नेशन की डिमांड की, नया नेशन उनका बना। फेब 1974 में नया नेशन बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो कब हुआ, फेब 1974 में नया नेशन बांग्लादेश का जन्म हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता किस तरह से पाई वो हमने समझ लिया, कब पाई वो भी समझ लिया। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।